नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 अप्रैल सन 2023। 27 अप्रैल को आज गंगा सप्तमी है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में फिर से बारिश के आसार, 3 दिन में 2 पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में कोरोना से 2 और मौतें, 24 घंटे में 925 नए मामले आए सामने। व्हाट्सएप को अब एक साथ 4 फोन में चला सकेंगे, OTP के जरिए कर सकेंगे लॉगिन। भारतीय वायुसेना चंडीगढ़ में आई भर्ती, नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। इस योजना के तहत महिलाओं को 3 लाख रुपए तक लोन देगी हरियाणा सरकार, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 29 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इसके चलते मौसम विभाग ने राज्य में 3 मई तक मौसम को परिवर्तनशील बताया है। आज से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंशिक बादलवाई और कुछ एक स्थानों पर गरज व चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। बदला हुआ मौसम किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। गेहूं की कटाई व कढ़ाई जोरों पर है। मंडियां भी गेहूं से अटी पड़ी है। वहीं मौसम पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 3 मई तक परिवर्तनशील रहने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य में 27 व 28 अप्रैल को बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कुछ एक स्थानों पर गरज व चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं 29 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से और अरब सागर से आने वाली नमी व हवा के कारण 29 अप्रैल देर रात्रि से 3 मई के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाएं चलेंगी। गरज व चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना बन रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के धरने को लेकर विनेश फोगाट और बबीता फोगाट के आरोपों पर जांच कमेटी के सदस्य और ओलंपिक मेडल विजेता योगेश्वर दत्त ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने वीडियोग्राफी के द्वारा सभी खिलाड़ियों को बयान लिए हैं, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट तैयार कर दी गई है, इसमें कोई भी कमी की गुंजाइश नहीं रखी गई थी। सभी 6 सदस्यों को रिपोर्ट पढ़ने को दी गई, उसके बाद ही सभी ने साइन किए हैं। कमेटी के सामने कोई उत्पीड़न की बात भी नहीं आई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी। जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे बचपन से ही ज्ञानवान बनने के साथ ही संस्कारवान भी बने। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 को लेकर एक अहम बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वयं स्कूली पाठ्यक्रम को देखा और अधिकारियों से किस किस विषय के लिए कितना समय सुनिश्चित किया जाए, इस बारे में भी विस्तार से चर्चा की, ताकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 के अनुसार बच्चों का चरित्र निर्माण भी किया जा सके। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के पहलवान जंतर मंतर पर 4 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। पहलवानों के आग्रह पर अब लगातार धरने को राजनीतिक पार्टियों, किसानों, खापों का समर्थन मिल रहा है। अब समर्थकों ने न केवल जंतर मंतर पर डेरा डाला है, बल्कि पहलवानों के घर जाकर भी उनके परिजनों से मिलने लगे हैं। इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने भी खिलाड़ियों का समर्थन करने का ऐलान किया है। साथ ही इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पहलवान बजरंग पूनिया के सोनीपत स्थित उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंग पूनिया के परिजनों से मुलाकात की। अभय ने परिजनों को आश्वस्त किया कि इनेलो पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़ी हुई है। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो की सरकार बनने के बाद खेल कोटे से खिलाड़ियों को नौकरी देना दोबारा से शुरू किया जाएगा। हरियाणा में 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ा संगठन विस्तार किया है। पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही यमुनानगर के ईश्वर पलाका और रोहतक की रेणु डाबला को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं सुनीता दांगी को हरियाणा महिला भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने 5 प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी नियुक्त किए हैं। रेवाड़ी के हुक्म यादव सहित करनाल के भगवान दास कबीरपंथी, रोहतक के अजय बंसल, नारनौल के राकेश शर्मा और सोनीपत की सुमित्रा चौहान को सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी है। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाले जूनियर महिला कोच पर जानलेवा हमला हो गया है। कोच रात लगभग 9 बजे पंचकुला में अपने महिला मित्र के साथ स्कूटी में पेट्रोल डलवाने जा रही थी। इसी दौरान सेक्टर 8 में काफी देर से इंतजार कर रही एक काले रंग की एंडेवर ने सर्विस रोड पर उसे टक्कर मारने की कोशिश की। इस दौरान वे बाल बाल बच गई। हालांकि इसके बाद एंडेवर चालक मौके से फरार हो गया। जूनियर महिला कोच ने इस मामले की एक तहरीर सेक्टर 5 थाने में सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि हमला करने वाली एंडेवर पंजाब नंबर की थी। इस जानलेवा हमले से पहले जूनियर महिला कोच को उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर धमकी मिली थी। यह धमकी हमले के 2 घंटे पहले दी गई थी। धमकी देने वाले ने कहा था कि अब तक तो धमकी दे रहे थे, अब करके भी दिखाएंगे। इसके बाद यह हमला हुआ है।
हरियाणा में कोरोना संक्रमण से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। 24 घंटे में संक्रमण से 2 और मौत होने का मामला सामने आया है। 4 महीने में सूबे में कोरोना संक्रमण से अब तक 16 की मौत हो चुकी है। नए केस भी लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 925 नए मामले सामने आए हैं। चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या में कोई कमी सामने नहीं आई है। वर्तमान में 4900 एक्टिव मरीज बने हुए हैं। हरियाणा के यमुनानगर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करते थे तो सभी को बुलाते थे, लेकिन यमुनानगर में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष की उनको कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि मेरा नेता राहुल गांधी है। पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इनेलो से गठबंधन को लेकर कहा कि इनेलो का वजूद आज के दौर में जीरो है। वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकती है, लेकिन कांग्रेस खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है। बाकी गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। शुक्रवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वे 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र सरकार 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करेगी। प्रकाश सिंह बादल 2022 में पंजाब विधानसभा का चुनाव हार गए थे। यह उनके राजनीतिक कैरियर की पहली हार थी। अधिक उम्र के कारण वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बेटे सुखबीर बादल के कहने और पंजाब में अकाली दल की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रकाश सिंह बादल चुनावी मैदान में उतरे थे। प्रकाश सिंह बादल ने साल 1947 में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब वे सबसे कम उम्र के सरपंच बने थे। 1957 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। 24 मई साल 2011 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की पत्नी सुरेंद्र कौर बादल का भी कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद पीजीआई में निधन हो गया था। तब सुरेंद्र कौर 72 साल की थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर हरियाणा में भी शोक की लहर है। सीएम समेत अन्य नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख जताया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनका निधन होना भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बादल का नाम देश के राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वे उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 21 की उम्र में गाँव का सरपंच बनकर राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रकाश सिंह बादल 95 वर्ष की आयु तक राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने कहा कि 43 वर्ष की आयु में पहली बार पंजाब के सीएम बने प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री बने। आखिरी बार लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री बने। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की ओर से बुधवार 26 अप्रैल को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2023 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार पुलिस फोर्स के अंतर्गत आने वाले विभागों सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी एवं एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट के 322 खाली पदों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 16 मई तय की गई है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 6 अगस्त 2023 को होगा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। जानकारी के अभाव में ऐसी योजनाओं का लाभ उठाने से महिलाएं वंचित रह जाती हैं, लेकिन हम आपको यहाँ एक ऐसी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बैंकों के द्वारा 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना के तहत महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन दिलवाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना को महिला विकास निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को अपना उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदनकर्ता महिला किसी भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की खास बात यह रहेगी कि लोन लेने के बाद समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 साल तक 7% ब्याज की अनुदान राशि हरियाणा सरकार का महिला विकास निगम देगा। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और आप वहां जाकर मातृशक्ति उद्यमिता योजना के बारे में पूरी डिटेल हासिल कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना स्टेशन 3 बीआरडी चंडीगढ़ के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मई 2023 तय की गई है। यह भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री रहेंगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रहेगी। वहीं अधिकतम आयु सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नर्स और आया के पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे।
सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट डेट और टाइम का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक अहम अपडेट आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई जल्द ही बोर्ड रिजल्ट 2023 जारी कर सकता है। उम्मीद है कि बोर्ड मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित करेगा। हालांकि इस संबंध में बोर्ड ने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2023 में 38 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 169 अंक चढ़कर 60,300 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 44 अंक की तेजी दिखाई दी। ये 17,813 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे रही, जबकि डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। भारत में सबसे महंगा फ्यूल राजस्थान के श्री गंगानगर में बिक रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की कीमत 98 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 81 रुपए 77 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।